सो विल बिफोर वी गो हेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा सा हमको क्विक रिकैप देखना पड़ेगा स्पेसिफिकली फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि आज हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अगले एप्लीकेशंस देखने हैं। तो जिनको याद नहीं या जो लास्ट लेक्चर में नहीं थे, आई विल बी बेसिकली क्विकली रिवाइजिंग व्हाट वी हैव सीन सो फार। तो लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक ही रिवाइज करेंगे। वी हैव सीन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियर रखना। नाम में ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। नॉर्मली क्या होता है, जब एक सरफेस के ऊपर लाइट आया तो पार्शियली रिफ्लेक्ट होता है, पार्शियली ट्रांसमिट होता है, बट इन सम केसेस लाइट इज नॉट एबल टू गो आउट फ्रॉम दैट सरफेस। तो लाइट का ट्रांसमिशन नहीं होता है, लाइट इज इंटरनली रिफ्लेक्टेड। जब लाइट का पूरा रिफ्लेक्शन हो जाए अंदर के अंदर सेम मटेरियल में, उसको बोलते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू देयर आर टू कंडीशंस। मैं वापस पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ वेरी क्विकली। सो व्हाट वी हैव इज, हमारे पास एक डेंसर मीडियम है और जो सोर्स ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम में है, इसको ओ बोल देते हैं। तो यहाँ से बिकॉज इज अ पॉइंट सोर्स और पॉइंट सोर्स से रेज गो इन ऑल द डायरेक्शन, तो लाइट यहाँ भी जाएगा। बट ये जो रे ओ ए है इसका कोई भी बेंडिंग नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो है। तो यू रिमेंबर आई इक्वल टू जीरो, इफ आई इक्वल टू जीरो आर इक्वल्स टू जीरो, हम लास्ट टाइम शो किया था। तो एनी रे विच इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, इट डज नॉट बेंड, इट जस्ट गोज स्ट्रेट। इसको बोलते हैं नो डेविएशन, इसका डेविएशन नहीं होगा। फॉर ऑल द अदर रेज लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। गुड। तो बाकी जितने भी रे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, लेट अस से ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ऑल दिस रेज विल अंडरगो रिफ्रैक्शन, मतलब बेंडिंग बेसिकली। तो फॉर रे ओ बी एंड फॉर रे ओ सी, क्योंकि लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर एंड एज यू रिमेंबर इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। रिमेंबर व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसका मतलब होता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमेशा याद रखना, इफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इफ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर उल्टा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि रे बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये जो ओ बी और जो ओ सी रे है, इन दोनों केसेस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा उतना उतना लाइट का बेंडिंग भी ज़्यादा होगा। फाइनली एक स्टेज ऐसा आने वाला है जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बिकम 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो रे ऑफ लाइट है ये सरफेस को टच करके जाएगा, टच को बोलते हैं ग्रेस करना। सो फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस inside denser medium, the angle of refraction in rarer medium is 90 degree, and this particular angle of incidence is called as critical angle। क्या बोलते हैं इसको? तो अब critical angle से अगर ज़्यादा angle of incidence हो गया तो लाइट कभी भी बाहर जा नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि angle of refraction will be obtuse now, greater than 90 degree. So for any angle of incidence which is greater than critical angle, the ray of light will never be able to go out, तो ray of light internally ही रिफ्लेक्ट होते रहेगा, that is called as total internal reflection। फिर मैंने आपको दो कंडीशंस बताए थे फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नंबर वन वाज लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, एंड नंबर टू वाज द लाइट मस्ट बी इंसिडेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर वन, लाइट शुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू, नंबर टू, इट शुड बी इंसिडेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। अब हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज करके वी वांट टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल पे होता क्या है, रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर एंड रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल सच दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। इसको बोल दिया तुमने क्रिटिकल एंगल, और यह है 90 डिग्री। और हमेशा याद रखना, मैं हमेशा बाय डिफॉल्ट नोटेशन वैसे ही रखने वाला हूँ। लाइट जिस मीडियम से ओरिजिनली ट्रैवल कर रहा था उसको मीडियम वन बोलूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू वन, और जब जो नए मीडियम में गया उसको बोलूंगा मीडियम टू, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू टू। सो इफ आई अप्लाई स्नेल्स लॉ, क्योंकि रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ ही अप्लाई करना होता है, तो यू हैव म्यू वन
साइन आई सी इन दिस केस, क्योंकि क्रिटिकल एंगल है, इक्वल टू म्यू टू साइन आर। अगर मैंने अज्यूम कर लिया कि बाहर जो मीडियम है वो एयर है, तो म्यू टू की वैल्यू कितनी हो गई 1। और अगर दूसरा मीडियम एयर है तो बचा अब एक ही मीडियम, तो जब एक ही मीडियम बचा तो फिर मैं म्यू 1 क्यों लिखूंगा उसको, तो मैं नोटेशन चेंज करके इसको बोल दूंगा म्यू। तो म्यू साइन आई सी, म्यू 2 की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 90 है, तो साइन 90 भी 1, तो म्यू साइन आई सी इक्वल्स टू 1। तो यू हैव साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल एज 1 बाय म्यू, तो you have IC equals to sin inverse of 1 by mu. That is the formula of critical angle, but conditional है only when the other medium, second medium is air or vacuum. तो याद रखना ये। Good. इसके बाद हमने देखा था applications of TIR, applications of total internal reflection में हमारा पहला ही application cover हुआ था। तो applications of टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन था, इफ यू रिमेंबर, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर ऑप्टिक एक ही बात है, ऑप्टिकल फाइबर। तो इफ यू रिमेंबर, ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी फाइन फाइबर्स मेड अप ऑफ ग्लास नॉर्मली। ईच फाइबर कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल पार्ट कॉल्ड एज कोर। हर एक फाइबर में एक सेंट्रल पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हो, कोर। और कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है नियरली 1.5। देन इट इज कोटेड, इसको हम लोग कोटिंग करते हैं विद अनदर मटेरियल विच इज कॉल्ड एज क्लैडिंग। और जो क्लैडिंग होता है, क्लैडिंग, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.7। तो रिमेंबर, जो अंदर का मटेरियल है, कोर जो है, कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज हाउ मच, 1.5, and that of cladding is how much, 1.7। तो ऑप्टिकली डेंसर कौन है, क्लैडिंग की कोर, 1.7। जाग रहे हैं, मैं इसीलिए पूछा कि ऑप्टिकली डेंसर कौन है, तो तुमने पहले ही बता दिया, वेरी गुड। तो ऑप्टिकली डेंसर कौन है, कोर है, 1.7 है, और क्लैडिंग कितना है, 1.5। गुड, पक्का, श्योर, क्योंकि हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन देखना है। तो फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर। तो क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कोर के कंपैरिजन में कम होना चाहिए, कोर का ज़्यादा होना चाहिए। गुड, राइट। तो कोर का कितना है, 1.7, क्लैडिंग कितना है, 1.5। अब व्हाट वी डू इज, हम लोग यहाँ से, मतलब फाइबर के एक एंड से स्मॉल एंगल पे लाइट को, मतलब इस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंसिडेंट करवाते हैं। एंड सिंस एट दिस पर्टिकुलर एंड लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो याद रखना, व्हाट वी डू इज वी मेक द लाइट इंसिडेंट एट स्मॉल एंगल एट वन एंड ऑफ द ट्यूब। It is traveling from rarer to denser, it bends towards normal, right? और ये जो एंगल थीटा है, हम इसको ऐसा एडजस्ट करेंगे, कैसा एडजस्ट करेंगे, ऐसा एडजस्ट करेंगे सो दैट यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा इट इज एटलीस्ट इक्वल टू क्रिटिकल एंगल और ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इफ इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर एट विच बाउंड्री, कोर क्लैडिंग बाउंड्री पे लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। एंड इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, दैट द लाइट शुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, एंड नंबर 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल। दोनों सेटिस्फाई हो गए, तो क्या होगा, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, ऐसा जाएगा लाइट। एंड बाय द वे, you should remember also laws of reflection. Angle of incidence and angle of reflection are same provided the reflection is in same medium. कोर से आया, कोर में गया, सेम मीडियम है क्या, यस। तो ये एंगल क्या आया, सेम। ये एंगल सेम है तो ये एंगल भी सेम है, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे वापस से एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और ये एंगल भी सेम बनेगा बिकॉज अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ऐसा मल्टीपल टाइम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा।
राइट? कब तक होता रहेगा? जब तक हमारी मर्जी तब तक करवाते रहेंगे. गुड. सो दिस इज हाउ द लाइट अंडरगोस मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. फिर हमने इसके 6 एडवांटेजेस देखे थे, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर. बहुत सारे थे, मैं सब नहीं रिपीट करूंगा. नंबर 1 इज it has a broad bandwidth. It can carry 90,000 channel. A single fiber can carry 90,000 channel, single fiber. और remember optical fiber में it is a collection of many such fibers, right? अगर 5 फाइबर भी डाल दिए तो 90,000 into 5 4.5 लाख चैनल it can carry. So it can carry a lot of channels. Number 2, high speed of data transmission. Number 3, low attenuation. लो एटेन्यूएशन मतलब लो लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस बहुत ही कम होता है, राइट? सिक्योरिटी ऑफ डेटा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम, अगर तुम कन्वेंशनल मेथड यूज़ करते, कन्वेंशनल मतलब इलेक्ट्रिक करंट से सिग्नल भेजते, तो इलेक्ट्रिक करंट से सिग्नल भेजते तो रेजिस्टेंस की वजह से हीटिंग होता, हीटिंग की वजह से वायर मेल्ट डाउन हो जाता, और वायर मेल्ट डाउन होना मतलब तुमने डेटा भेज तो दिया, पहुंचा ही नहीं. इट इज एज गुड एज सेइंग कि मैंने बीच में वायर काट दिया, जाएगा क्या सिग्नल? नहीं. हाँ, तो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू वो प्रॉब्लम आता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा डेटा सिक्योर नहीं होता है बिकॉज ऑफ डैमेजेस. देन ऑफ कोर्स इफ यू रिमेंबर, थेफ्ट प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको चोरी करके कोई फ़ायदा नहीं है. अगर मैं कंडक्टिंग वायर यूज़ करता जैसे कॉपर, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो वायर का वायर लोग चोरी करके लेके जाते हैं. तो दिस इज समथिंग दैट इज़ नॉट यूजफुल टू एनी वन, किस काम का नहीं है किसी के, तो दैट इज़ वाई थेफ्ट प्रोटेक्शन का कोई काम नहीं है. एंड देन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर ऑल्सो, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं है इसमें, तो हमको इसको इलेक्ट्रिकली इंसुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. तो दिस वर सम एडवांटेजेस. तो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 2, दैट इज प्रिज्म बाइनोकुलर्स. अब ये प्रिज्म बाइनोकुलर क्या होता है? वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जस्ट फॉर इंटरेस्ट इट इज इंपॉर्टेंट. प्रिज्म बाइनोकुलर्स, पता है क्या व्हाट इज बाइनोकुलर? दूरबीन. तो दूरबीन मतलब इज कॉल्ड एज बाइनोकुलर. अब वो बाइनोकुलर अलग और ये अलग. सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, जो तुम नॉर्मल बाइनोकुलर की बात करते हो ना, उसका एक छोटा सा प्रॉब्लम है, दैट इट हैज लिमिटेड फील्ड ऑफ व्यू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फील्ड ऑफ व्यू? हाउ मच रीजन यू कैन सी इज फील्ड ऑफ व्यू. तुम कितना देख सकते हो, दैट इज फील्ड ऑफ व्यू. अब प्रॉब्लम क्या है, जो नॉर्मल बाइनोकुलर है, मैंने ऐसे नॉर्मल बाइनोकुलर मतलब बाइनोकुलर कंसिस्टिंग ऑफ 2 सिलेंड्रिकल ट्यूब्स. सो इफ यू रिमेंबर, इफ यू ऑफ कोर्स देखा होगा, आप में से तो कोई नहीं होगा जिसने बाइनोकुलर नहीं देखा है, होगा नहीं होपफुली. तो बाइनोकुलर का प्रॉब्लम ये है, नॉर्मल बाइनोकुलर का, द प्रॉब्लम हियर इज दैट ये जो 2 सिलेंड्रिकल ट्यूब होते हैं ना, इनका डिस्टेंस आपके 2 आंखों के डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है. सो बाइनोकुलर कंसिस्टिंग ऑफ 2 सिलेंड्रिकल ट्यूब्स, ऐसे 2 सिलेंड्रिकल ट्यूब होते हैं उसमें. सो बाइनोकुलर कंसिस्टिंग ऑफ 2 सिलेंड्रिकल ट्यूब हैज लिमिटेशन ऑफ फील्ड ऑफ व्यू. व्हाई लिमिटेशन ऑफ फील्ड ऑफ व्यू? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सिलेंड्रिकल ट्यूब्स कैनॉट बी ग्रेटर देन 2 आई. आपकी जो 2 आंखें, ऐसा तो नहीं होगा ना, यहाँ से देख रहे हो, दूसरा बहुत दूर है, वैसा तो नहीं चलेगा. वैसा बनाओगे तो कोई फायदा ही नहीं है. फिर बोलोगे अरे आधा दिख रहा है, आधा नहीं दिख रहा है, तो वैसा नहीं होता है. यू हैव टू हैव 2 ट्यूब्स. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो लिमिटेड है, मतलब एनीथिंग आउटसाइड दिस कोन यू विल नॉट बी एबल टू सी. इतने ही कोन में तुम देख पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू सी आउटसाइड दिस कोन. तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है. थोड़ा बहुत लिखूंगा, थोड़ा बहुत. सो बाइनोकुलर्स using 2 cylindrical tubes have limitation of field of view, since the distance between the two tubes cannot be greater than the distance between
2 eyes, greater than the distance between 2 eyes. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? सो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग टू राइट एंगल प्रिज्म इन ईच ट्यूब. तो याद रखना, दो राइट एंगल प्रिज्म एक ट्यूब में है, तो दोनों ट्यूब मिला के 4 है टोटल. सो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व. दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, बताता हूँ डायग्राम ड्रॉ करके. कैन बी सॉल्व by using two right angled important है, this word is very important, two right angled prism in each tube. और आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो अभी बता देता हूँ. this formula is very important, very important. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने 2 बार बताया है, किसी को याद है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वैल्यू 1.5, दैट इज 3/2. तो अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 1.5 लिखता हूँ ग्लास के लिए, 1.5 मतलब कितना? 3/2. 3/2, 2 गया ऊपर, व्हाट इज 2/3? 0.66. 0.66. अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ आता है. आपको ये एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी आएगा. व्हाट इज साइन ऑफ 45? 1/√2. 1/√2 मतलब 0.7071 एग्जैक्ट है. वी डोंट नीड एग्जैक्ट वैल्यूज. 0.7. व्हाट इज साइन ऑफ 30? 1/2 मतलब 0.5. 0.5 ये आता है 30 डिग्री के लिए, और 0.7 ये आता है 45 के लिए. ये वैल्यू कितनी है? 0.66. तो जब तुम इसको लॉग टेबल से फाइंड करोगे तो ये 42 डिग्री के आसपास आएगा. कितना? 42. कितना? तो ग्लास के लिए, ग्लास प्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी है? कितनी है? 42. अगर लाइट 42 डिग्री के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाता है तो क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है. मैंने राइट एंगल प्रिज्म क्यों बोला, तो पहले मैं तुमको बताता हूँ राइट एंगल प्रिज्म का इंपॉर्टेंस क्यों है यहाँ पे. तो यू हैव दिस एज अ राइट एंगल प्रिज्म. सही है. नाउ लुक, इफ द लाइट इज कमिंग समथिंग लाइक दिस, सबसे पहले इस सरफेस पे बेंडिंग नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? द लाइट इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल. मैंने अभी बताया था, अगर लाइट गोज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0. तो ये लाइट तो जाएगा अनडेविएटेड, सीधा सीधा जाएगा ये. देन आई विल ड्रॉ नॉर्मल हियर. नॉर्मल ड्रॉ कर लिया. गुड. यू सी, दिस इज 90 डिग्री, this is 45, this is also 45. तो ये एंगल भी पता है कितना बनता है? 45. तो अभी वो ज्योमेट्री में मैं जाऊंगा नहीं. माय ओनली पॉइंट वाज टू टेल यू व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास. 42. और अगर 42 डिग्री के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो तो क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. डू यू रिमेंबर 2 कंडीशंस? लाइट मस्ट बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू, तो ग्लास डेंसर है और बाहर एयर है, वो रेयर है, तो डेंसर टू रेयर है क्या? यस. एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 से ऊपर है, 42 से ऊपर है क्या? यस. तो लाइट का होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो लाइट ऐसा जाता है, तो लाइट सीधा 90 डिग्री से बेंड होता है यहाँ पे. इन दिस केस when light is incident on one face of right angle prism, the angle of incidence inside the prism is how much? 45, which is greater than critical angle, and light is traveling from denser to rarer. तो क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. और कितने से बेंडिंग होगा? 90 डिग्री से. अब ये दो प्रिज्म, ऐसे 2 प्रिज्म मैं एक एक ट्यूब में लगाऊंगा. सबसे पहले प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था कि जो फील्ड ऑफ व्यू है वो हम लोग बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सिलेंड्रिकल ट्यूब्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन 2 आई. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ ध्यान दो, उनको छोड़ो वो क्या कर रहे हैं, वो मैं देख लूंगा, तुम यहाँ ध्यान दो. मेरा फील्ड ऑफ व्यू अच्छा है बिकॉज लिटिल एलिवेटेड, नो, तो आई कैन हैव अ वॉच ऑन ऑल ऑफ यू.
तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं फिर, तो हम लोग एक नए टाइप का बाइनोक्यूलर डिजाइन करते हैं जिसको बोलते हैं प्रिज्म बाइनोक्यूलर। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो यू हैव समथिंग लाइक दिस, मोर और लेस लाइक दिस। गुड। ये एक ट्यूब है, ऐसा ही एक और ट्यूब है। तो यू हैव वन मोर सच ट्यूब हियर। ओके, मोर और लेस फाइन, ऐसा है। अब इन दोनों में हमने दो दो ग्लास प्रिज्म यूज किए। कौन से ग्लास प्रिज्म यूज किए? राइट एंगल। कौन से? राइट एंगल। और राइट एंगल प्रिज्म को कैसा भी मत लगा देना, उसका एक पर्टिकुलर वे होता है। देयर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ पुटिंग द ग्लास प्रिज्म्स। नहीं तो बस राइट एंगल ड्रॉ करना है, ट्रायंगल तो ड्रॉ कर दिया, कैसे भी नहीं चलता वो। इट हैज टू बी वेरी पर्टिकुलर वे। गुड। देखो अभी क्या होगा, लाइट आएगा यहां से, एंड यू सी यहां से वो 90 डिग्री पे बेंड होगा, और देन हियर यू हैव वन मोर प्रिज्म। यहाँ पे एक और प्रिज्म लगने वाला है। मैंने इसलिए बोला यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम। थोड़ा सा भी गलत कर दिए तो गए। तो ऐसा एक प्रिज्म है, अगेन राइट एंगल प्रिज्म हियर, एंड अगेन इट बेंड्स बाय हाउ मच? 90 डिग्री, एंड इट गोज लाइक दिस। तो दोनों ट्यूब्स में यू हैव टू सच राइट एंगल प्रिज्म्स। तो लाइट का दो बार बेंडिंग हुआ बाय 90 डिग्री। तो इफ यू सी, अब कंपेयर करो, आंखों का डिस्टेंस तो बढ़ा नहीं सकते थे, इसलिए यहाँ प्रॉब्लम हो गया। तो अब आंखों का डिस्टेंस तो वही है, सिर्फ हम लोगों ने फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाने के लिए दो राइट एंगल प्रिज्म यूज कर ली। सो दैट इज प्रिज्म बाइनोक्यूलर। क्लियर यहाँ तक? तो प्रिज्म बाइनोक्यूलर कहाँ यूज होता है वो नोट्स में नहीं दिया है, क्योंकि आपको उतना नहीं है। यू जस्ट हैव टू नो कहाँ यूज होगा। मिलिट्री पर्पस नंबर 1। सबमरीन में ये नहीं यूज होता है, वो पेरिस्कोप होता है, वो अगला टॉपिक है। दैट इज पेरिस्कोप। मिलिट्री पर्पस, बिकॉज इफ यू आर प्रोटेक्टिंग द बाउंड्री ऑफ योर कंट्री, ऑफ कोर्स हमारे पास लिमिटेशन है, वी कैन नॉट पुट अ लॉट ऑफ मैन पावर। एक तो इतना बड़ा बॉर्डर है हमारा, और अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर नॉट वेरी फ्रेंडली विथ अस। तो फिर हम लोगों को पूरा 7,000 किलोमीटर का बाउंड्री देखना है, कोस्टल भी देखना है। तो देन यू नीड टू हैव अ बाइनोक्यूलर विच कवर्स अ गुड फील्ड ऑफ व्यू, बड़ा रीजन कवर होना चाहिए। तो मिलिट्री पर्पस होता है इसका नंबर 1। ऑफ कोर्स देर आर अदर यूजेस ऑल्सो, दैट विल नॉट गो इन टू। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एप्लीकेशन इज यू नो पेरिस्कोप्स। पेरिस्कोप्स इंटरेस्टिंग, शायद आप में से किसी को पता होगा भी ये। इफ इन योर चाइल्डहुड इफ यू यूज्ड टू वॉच दैट, क्या था वो, डकटेल्स। आई डोंट नो इफ यू नो। नहीं, कार्टून नेटवर्क पे एक सीरियल आता था डकटेल्स। अंकल स्क्रूज। नहीं, कोई बात नहीं। उनके पास एक सबमरीन भी था। तो वो सबमरीन से, सबमरीन मतलब सबमरीन पानी के नीचे है वो। और प्रॉब्लम होता है कि व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यू नो लाइट बेंड्स। तो इशू इज, पहले मैं इशू बता देता हूँ, फिर समझेगा कि यूज क्या है। तो पहले तो तुमको पता होना चाहिए वेयर इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज दैट कि जब तुम डेंसर मीडियम में हो, तुम मतलब ऑब्जर्वर, व्हेन द ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम, ये ना फिश के लिए भी सेम होता है, और उस पर क्वेश्चन आते हैं और आएंगे जेई नीट में और सीईटी में। ये नहीं पता होगा तो वो क्वेश्चन भूल जाना। गुड। तो प्रॉब्लम ये है कि व्हेन एन ऑब्जर्वर इज इनसाइड डेंसर मीडियम एंड लुकिंग आउटसाइड, तो द रे ऑफ लाइट इज बेंडिंग टूवर्ड्स की अवे, अवे। वेरी गुड। तो लाइट ऐसा बेंड होगा, और क्रिटिकल एंगल अगर हुआ, क्रिटिकल एंगल अगर हुआ, तो यहाँ एंगल कितना बनता है? 90। तो जो भी डेंसर मीडियम में रहता है, जैसे फिश, शार्क, जो भी वेल्स है, व्हाटएवर इट इज, उनका प्रॉब्लम यह है कि उनकी जो दुनिया है ना, वो एक कोन के अंदर ही सीमित है। दे आर रिस्ट्रिक्टेड, देयर व्यू इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ कोन, क्योंकि दे आर इन डेंसर मीडियम
and when they try to look outside in the rarer medium, problem is that because of bending of light away from normal, वो कहीं भी देखेंगे ना तो हर जगह पे क्रिटिकल एंगल तक ही देख पाएंगे। तो क्या बनेगा, एक कोन क्या बनेगा, तो द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ एनीवन who is inside the denser medium and looking outside, they can at the most see through a cone। मतलब उनका फील्ड ऑफ व्यू बस इतना है, इस कोन के बाहर कुछ नहीं दिखता उनको, बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। अब सेम गोज विथ सबमरीन ऑल्सो। और सबमरीन कहाँ यूज होता है, ऑफकोर्स अगेन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। तो अब इशू क्या होता है, अब हम लोग ये तो नहीं वेट कर सकते ना कि एनिमी शिप कोन तक आएगा फिर मैं देखूंगा कि देखो एनिमी शिप आ गया फिर हम मिसाइल छोड़ेंगे। उनके पास इको साउंडर होता है, याद है क्या इको साउंडर, तो उनके पास भी टेक्नोलॉजी है, खुद का है नहीं है अलग बात है, यहाँ वहाँ से चोरी किया हुआ है वो अलग चीज़ पर है। तो वो भी क्या करते हैं ना, साउंड वेव इमिट करते रहते हैं, तो वो भी साउंड वेव इमिट करते रहते हैं और साउंड हमारे सबमरीन से रिफ्लेक्ट होकर जाता ही रहता है और उनको भी पता लग जाता है कि हमारा सबमरीन कितना दूर है। तो डेफिनेटली वो हमारे फील्ड ऑफ व्यू में आए उससे पहले ही उनको पता लग जाता है कि हम यहाँ पे हैं, तो हम उनको मिसाइल से मारे उससे पहले हमको ही वो खत्म। इसके लिए व्हाट वी डू इज वी यूज, अभी मैं ये हटा देता हूँ तो नाउ यू नो, मैं सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ, दिस इज द बाउंड्री, दिस इज लिक्विड सरफेस। So periscopes are used to see objects on the surface of a water body. Water body मतलब ocean, lake, etc. etc. from inside the water. तो periscope यूज होता है to see objects on the surface of water body from inside. तो यहाँ पे भी तुम दो प्रिज्म यूज करते हो, दो प्रिज्म सेम राइट एंगल प्रिज्म, और एक छोटा सा पाइप होता है, इट गोज आउट वेरी स्मॉल, क्योंकि बहुत बड़ा पाइप होगा तो फिर वापस प्रॉब्लम आएगा ना, एनिमी को दिख जाएगा कि देखो वो वहां से देख रहे हैं। तो फिर क्या होता है, ऐसा होता है, क्या होता है, यहाँ से लाइट आया, ऐसा लाइट आया, लाइट कहाँ से आया, एनिमी शिप से, और यहाँ पे हमने एक राइट एंगल प्रिज्म लगाया, फिर वो बेंड हुआ और फिर वापस बेंड किया हमने ऐसा। तो दो प्रिज्म यहाँ भी लगने वाले हैं, तो यू नीड टू राइट एंगल प्रिज्म्स हियर टू बेंड द लाइट ट्वाइस बाय 90 डिग्री। तो दिस इज हाउ यू कैन मॉनिटर और सी व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम इनसाइड द वाटर। गुड। अब किसी को क्वेश्चन आएगा कि दूसरे की क्या जरूरत है, नहीं है जरूरत, फिर तुम ऐसा देखोगे बार बार। इसके लिए यू हैव टू कीप योर नेक स्टेबल ऑल्सो, और ऑफकोर्स जब तुम देखते हो ऐसा ऑब्जेक्ट भी हॉरिजॉन्टल है तो तुमको बराबर हॉरिजॉन्टल इमेज बनता है। ऐसा देखोगे, देख वर्टिकल रहे हो, ऑब्जेक्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल। गुड। तो दिस इज नथिंग बट अ पेरिस्कोप। यही 3 एप्लीकेशंस है आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। गुड। अब अगर आप नोट्स देखोगे तो नोट्स में पहले टॉपिक दिया हुआ है रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस, पेरिस्कोप के बाद रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस, उसके बाद दिया हुआ है रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस, है ना, लेंस मेकर इक्वेशन, दैट इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ लेंस। उसके बाद है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, क्या है, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट हम लोग पहले कवर करेंगे एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लैटरल शिफ्ट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट को लैटरल शिफ्ट भी बोलते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट क्या समझ लो, अगेन वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, व्हेन लाइट passes through a slab, a transparent slab you can say, it undergoes refraction twice at 2 parallel surfaces। तो क्या होता है जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट स्लैब से पास होता है, सो व्हेन लाइट passes through a transparent slab
it undergoes refraction. It undergoes refraction twice. Twice क्यों? एक बार अपर सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा, एक बार लोअर सरफेस पे. It undergoes refraction twice at two parallel surfaces, and you see this surface and this surface are parallel to each other at two parallel surfaces. अभी आगे का बाद में कंप्लीट करता हूँ, पहले ये समझना जरूरी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू इज आई विल ड्रॉ अ नॉर्मल हियर, क्योंकि एंगल्स आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया. ये आया रे ऑफ लाइट, राइट. ये रे ऑफ लाइट है, इसका इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. ये हो गया एक रिफ्रैक्शन. अब दूसरे सरफेस पे इसका वापस एक बार रिफ्रैक्शन होता है. नाउ दिस टाइम इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो एक मिनट ना, वो मैं ड्रॉ करता हूँ. सबसे पहले ये ओरिजिनल डायरेक्शन है. ओरिजिनल डायरेक्शन मतलब इंसिडेंट डायरेक्शन. मतलब ये कि अगर ग्लास नहीं होता, स्लैब नहीं होता, तो लाइट कैसे जाता? सीधा. कैसे जाता? सीधा. तो ये इसको तुम इंसिडेंट डायरेक्शन बोल दो या इसको तुम ओरिजिनल डायरेक्शन बोल दो, जो भी बोलना है वो बोल दो. इट इज द सेम थिंग, ओरिजिनल डायरेक्शन या फिर इंसिडेंट डायरेक्शन. गुड. अभी याद रखना. तो पहला बेंडिंग यहाँ पे हुआ. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. करेक्ट. अब दूसरी बार जब रिफ्रैक्शन हुआ तो पहली बार लाइट वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू, नाउ इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू, इट विल बेंड अवे. तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. एंड अल्टीमेटली होता ये है कि जो एमर्जेंट रे है, एमर्जेंट मतलब बाहर जाने वाला रे, इट इज पैरेलल टू द ओरिजिनल डायरेक्शन. इट इज पैरेलल टू द. तो बेसिकली हुआ क्या है, सिर्फ शिफ्ट हुआ है. सीधा जाने की जगह पे थोड़ा सा शिफ्ट होके आया है. इसको बोलते हो लैटरल शिफ्ट. क्या बोलते हैं इसको? तो लैटरल शिफ्ट. कितना शिफ्ट? इतना शिफ्ट. दैट इज द शिफ्ट. द डिस्टेंस बिटवीन द एमर्जेंट रे एंड द ओरिजिनल डायरेक्शन इज कॉल्ड एज लैटरल शिफ्ट. क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? तो अब थोड़ा सा पहले डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं वापस से आ जाऊंगा. I'll write down some points here. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था I और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था R. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तीनों एंगल हम लोग नॉर्मल से ही मेजर करते हैं. किससे मेजर करते हैं? किससे करते हैं? लेकिन एक और एंगल है, इसको बोलते हो एंगल ऑफ डेविएशन. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन. इट इज ऑलवेज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल डायरेक्शन. ऑलवेज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब अगर ये ग्लास नहीं होता तो ये लाइट कैसा जाता? सीधा. लेकिन सीधा जा रहा है क्या? नहीं. इसका क्या हुआ? बेंडिंग. ऐसा आया, ऐसा गया, फिर ऐसा गया. सही है. तो ओरिजिनल डायरेक्शन में और रिफ्रैक्टेड बीम में, रिफ्रैक्टेड रे में और ओरिजिनल डायरेक्शन में जो भी एंगल होता है उसको बोलते हो एंगल ऑफ डेविएशन. क्या बोलते हैं? और डिनोट करता है डेल्टा से. किससे? किससे? अब याद रखना. तो एंगल ऑफ डेविएशन इज द ओनली एंगल विच इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल डायरेक्शन. ऑल अदर एंगल्स आर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. सही है. करेक्ट. याद रखने के लिए बताता हूँ सिंपल. तुमने सबने यहाँ देखना चाहिए था, दैट इज द ओरिजिनल डायरेक्शन वेयर यू शुड बी लुकिंग एट. लेकिन कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है. देखना सीधा चाहिए था, तुम वहाँ देख रहे हो. तो व्हाट इज योर एंगल ऑफ डेविएशन? 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल. तो एंगल ऑफ डेविएशन इज ऑलवेज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायरेक्शन. गुड. तो याद रखना, अभी काम में आएगा बहुत. तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा नाम वाम में दे देते हैं, नामकरण कर देते हैं. कुछ तो नाम देना है. इसको O बोलता हूँ, इसको P बोलता हूँ, इसको M बोलता हूँ, इसको N बोल देता हूँ. आई होप शायद यही नोटेशन मैंने नोट्स में भी दिए होंगे. डजंट मैटर रियली, कोई फर्क नहीं पड़ता. गुड. तो ये जो शिफ्ट हुआ, किसका शिफ्ट हुआ? रे का शिफ्ट हुआ. रे जाना सीधा चाहिए था लेकिन जा रहा है पैरेलल. किसको पैरेलल? ओरिजिनल डायरेक्शन को. तो कितना शिफ्ट हुआ उसको बोलते हो लैटरल शिफ्ट या फिर लैटरल डिस्प्लेसमेंट. स्टेट बोर्ड में और सीईटी में इतना ही है. जेई और नीट के लिए एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट. क्या बोलते हैं? वो जब जेई नीट के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तब बताऊंगा. अभी फिलहाल यहाँ पे फोकस करो. So when light passes through a transparent slab, it undergoes refraction twice at two parallel surfaces, and hence
and hence the emergent ray comes out parallel comes out parallel to the original direction, right? So the distance between emergent ray and original direction is known as lateral shift, and is given by तो lateral shift का फॉर्मूला एक काम करता है, उसको d नाम देता हूँ. So lateral shift d is equals to t, where t is the thickness of the slab, t sec r sin of I minus r. इसको एक्चुअली डेल्टा बोलना चाहिए, तो ठीक है, t sec r sin of I minus r, यही फॉर्मूला है. अगर गलत लिखा भी है तो 2 मिनट में क्लियर हो ही जाएगा, बट इट इज राइट ऑफ कोर्स. किसी बुक में t अपॉन cos r दिया है. व्हाट इज 1 अपॉन cos r? sec r, तो मैंने sec r लिख दिया. डजंट मैटर रियली. यहाँ तक क्लियर? पक्का? अभी आपके सिलेबस में प्रॉब्लम ये था कि ये डेरिवेशन एक्सपेक्टेड नहीं था, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, लेकिन मैं वो भी करवाऊंगा. क्यों? क्योंकि यू शुड नो हाउ टू यूज ज्योमेट्री टू डिराइव सर्टन फॉर्मूलाज, तो पता होना चाहिए वो. तो वी विल डू दैट ऑल्सो. तो वी विल शो कि ऐसा ही फॉर्मूला आता है. तो लेट अस प्रूव. गुड. तो सबसे पहले अभी इसका भी एक लॉजिक है. कोई भी डेरिवेशन, कोई भी फॉर्मूला तक पहुंचना है तो थोड़ा सा तुमको कहीं जाना है तो दिमाग में सोचते हो कि नहीं, यहाँ से जाएंगे, वहाँ से जाएंगे, फिर वहाँ पहुँचेंगे, है ना? कैसे निकल पड़े, जहाँ राहें ले जाएगी वहाँ. वो सिर्फ बॉलीवुड में होता है. You have to decide a target, where do you want to reach. So where do you want to reach? You want to find out d. What is d? d is mn. मतलब तुमको कम से कम mn इक्वेशन में लाना है, क्योंकि वही तो डिराइव करना है. नाउ इफ यू सी केयरफुली, यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन गए. एक है OPM और एक है OMN. OPM, ONM या OMN जो भी है, ये जो MN साइड है विच इज D जो फाइंड करना है, वो OMN ट्राइंगल का एक साइड है, और डेल्टा को क्या है? अपोजिट है. डेल्टा को क्या है? अपोजिट है. अपोजिट मतलब साइन. तो फ्रॉम ट्राइंगल, मैंने नोट्स में जो डायरेक्शन दिया है वही, सिर्फ सीक्वेंस अलग है, क्योंकि लिखते वक्त थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि कहाँ से स्टार्ट करें. डिराइव करते जाओ, कुछ नहीं, अपने आप हो जाएगा. तो फ्रॉम ट्राइंगल OMN I can say sin delta. What is sin delta? Which side by which side? Opposite by hypotenuse. Hypotenuse is OM. Opposite is MN. So MN by OM. So therefore you have MN equals to OM sin delta. Correct? Let us call this as equation number 1. अब देखो, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके आगे क्या करना है. तुम्हारे पास अब एक ग्लास स्लैब है, लाइट बेंड होके आ रहा है. लाइट बेंड होके कैसा आ रहा है तुमको थोड़ी पता है. यू कैन नॉट मेजर OM. तुम मेजर नहीं कर सकते. तुमको पता क्या लाइट ऐसा ही गया? नहीं पता ना. नहीं, तुमको सिर्फ क्या दिखता है? इंसिडेंट और एमर्जेंट. यू नो हाउ लाइट इज ट्रेवलिंग इनसाइड द मटेरियल, यू डोंट नो, बट व्हाट यू कैन मेजर इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब. स्केल लगा दो, मिल गया थिकनेस. तो हमको फॉर्मूला चाहिए था इन टर्म्स ऑफ थिकनेस T. अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं T को कैसे इक्वेशन में लाऊं. तो लुक, T के लिए जो दूसरा ट्राइंगल है उसका एडजेसेंट साइड है T, क्योंकि ये T है तो ये भी कौन है? T. और एंगल को कौन सा है? एडजेसेंट मतलब साइन की कॉस. तो फ्रॉम ट्राइंगल OPM, if you take cos R is adjacent upon hypotenuse. Adjacent is OM and hypotenuse is OM, है ना? Adjacent is
and OM. So therefore you have OM equals to OP upon cos R, equation number 2. Therefore from equation number 1 and 2, you have MN equals to OM, but OM is OP upon cos R and sin delta. MN था D, OP था T, तो T बाय cos R sin delta. मैंने बोला ना कहीं कहीं पे T बाय cos R लिखते हैं, ठीक है, that is also okay. तो therefore D equals to T sec R sin delta. एक्चुअली ये हो गया डेरिवेशन खत्म. सिर्फ डेल्टा को I माइनस R कैसे आएगा? You see, this angle is I. So what is this angle? IQ. Vertically opposite. मतलब I equal to which plus which? R plus delta. So but I equals to R plus delta. So delta equals to I minus R. Therefore D equals to T sec R sin of I minus R. Hence proved. यही शो करना था ना, तो हो गया. This is formula for lateral shift. Clear? पक्का? गुड. ऑप्टिक्स इसके लिए मजेदार भी है दैट यू गेट टू नो कि ज्योमेट्री का एप्लीकेशन कहाँ है फिजिक्स में. ऑफ कोर्स फिजिक्स में ही, क्योंकि हम लोग फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में. अब तक तो तुमको स्कूल लेवल में किसी ने बताया नहीं होगा ज्योमेट्री अप्लाई क्या करना है, कहाँ पाइथागोरस थ्योरम, कहाँ साइन कॉस, ये यहाँ पे यूज होता है. तो क्लियर. सो व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब, it undergoes refraction twice at the two parallel surfaces and the emergent ray comes out parallel to the original direction, मतलब incident direction. तो जो distance है between emergent ray and the original direction is called as lateral shift, and that lateral shift D is equal to T sec R sin of I minus R. Done. And then of course मैंने आपको बोला था कि कुछ चीजें हैं जो तुमको याद रखनी पड़ेगी. वो था ये द फ्लो ऑफ द चैप्टर. मैं बार बार इस पे आता रहूंगा बिकॉज आई वॉन्ट यू टू नो दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन, नाउ दिस इज ऑल्सो डन. इसलिए मैंने लैटरल शिफ्ट पहले पढ़ाया, क्योंकि लैटरल शिफ्ट में यू आर यूजिंग अ प्लेन सरफेस. हमने अभी तक रिफ्रैक्शन के केस में, रिफ्लेक्शन के केस में हो गया, लेकिन हमने अब तक रिफ्रैक्शन के केस में कहीं पे भी कर्व सरफेस लिया नहीं. अब होगा. अब वी विल गो टू रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस. तो अगला टॉपिक आना चाहिए आपका इन सीक्वेंस. अभी आपके टेक्स्ट बुक में वैसा ही दिया था, तो मैंने नोट्स को बनाते वक्त आपका टेक्स्ट बुक का सीक्वेंस फॉलो किया है, बट व्हाइल टीचिंग आई डू इट द अदर वे अराउंड. नाउ विल स्टार्ट विद रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेसेस. उसमें से टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस एंड लेंस. हम लोग पहले रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस देख लेंगे. ये छूट गया ना तो गए. लेंस मेकर इक्वेशन समझेगा नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा, और हर एक चीज को याद रखने का एक ट्रिक होता है. तो रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस, सिंगल कर्व सरफेस नाम में ही है, एक सिंगल सरफेस है, दो डबल कर्वेचर नहीं है, सिंगल कर्वेचर है. लेंस का डबल कर्वेचर होता है. तो व्हाट यू हैव इज समथिंग लाइक दिस. इस पे क्वेश्चंस आते हैं अच्छे लेवल के, और फिर पता ही नहीं होता फॉर्मूला तो क्या ही समझेगा. तो इसलिए ध्यान दो, गड़बड़ करोगे तो फिर मैं भेज दूंगा घर पे. गुड. तो ये है सिंगल कर्व सरफेस. Single curve surface. By the way, any surface which separates two media is called as interface. क्या बोलते हैं? तो ये इंटरफेस ही है. इसको कुछ नाम दे देते हैं. लेट अस से APB. मैंने बाकी सब नोट्स में एकदम सिस्टमैटिक लिख के दिया है, तो यहाँ मैं लिखने का काम भी करूंगा. आई जस्ट एक्सप्लेन लिखना कैसे है. ये भी कई लोगों को प्रॉब्लम होता है कि हम जब पढ़ते हैं तो याद रहता है, एग्जाम में सब भूल जाते हैं. तुम एग्जाम में भूलते हैं इसके लिए क्योंकि तुम उसको मेमोराइज कर रहे हो, रट रहे हो. रटना मतलब यू आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस द सेम सीक्वेंस जैसे नोट्स में, वैसा ही एग्जाम शीट पे. वैसा करना नहीं होता. यू शुड नेवर डू दैट. डायग्राम ड्रॉ कर लो सबसे पहले, जहाँ डायग्राम है वहाँ पे. और बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई नीट, मोस्ट ऑफ यू, आप लोगों को बोर्ड्स के लिए तैयारी करने का टाइम वैसे भी बहुत कम मिलेगा. इसके लिए
इसके लिए कुछ चीज़ें हैं दैट यू हैव टू नो। कोई भी थ्योरी टॉपिक है डिवाइडेड इनटू 4 to 5 स्टेजेस। नंबर 1 शुड बी डायग्राम, पहले ही बताया मैंने। व्हेन यू कैन सी समथिंग यू कैन डिस्क्राइब इट इन अ बेटर वे। आई कैन सी यू, आई कैन डिस्क्राइब यू, आई कैन डिस्क्राइब व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर फेस, हाउ टॉल यू आर। वैसे तुमको जो दिखता है वो तुम डिस्क्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहला काम इज टू ड्रॉ डायग्राम। देन मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं ये एक टॉपिक लिख के बताता हूँ कि एग्जाम में लिखना कैसे है। पहले समझ लो कि है क्या। ये सिंगल कर्व सरफेस है एपीबी, और ये इंटरफेस है, मतलब ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। बाहर मीडियम 1, और मैंने पहले से ही बोला था आपको, जहां से ओरिजिनली लाइट आता है, मतलब ऑब्जेक्ट जहां पे है, उसको मैं क्या बोलूंगा, मीडियम 1, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1। और ये है मीडियम 2, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। गुड। देन यहाँ पे O पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इट विल इमिट लाइट इन ऑल द डायरेक्शंस, इन ऑल द डायरेक्शंस, रिमेंबर दिस। तो ये हर डायरेक्शन में लाइट इमिट करेगा। तो यहाँ से लाइट आएगा, सीधा भी जाएगा, और सीधा ही जाएगा, बेंड नहीं होगा। क्यों नहीं बेंड होगा? इट इज गोइंग नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एनी रे विच इज ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ओपी विल जस्ट गो स्ट्रेट। लेकिन इसको छोड़ के जो बाकी रे है, लेट अस से दिस इज डी पॉइंट। तो एक रे ऑफ लाइट है जो डी पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ। दिस रे OD is traveling from which medium to which medium? There to denser, so it should bend towards normal। तो पहले नॉर्मल तो दिखा दो, तो नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। और एक काम करना, नॉर्मल को थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड कर देना। क्यों बताता हूँ। ये जो नॉर्मल तुम ड्रॉ कर रहे हो ना, ये जो तुम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे भी जाके मीट होगा वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होगा? अब बोलोगे ऐसा कैसा होगा, ऐसा कैसा सेंटर ऑफ कर्वेचर है? ऐसा किसने बोल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर है? मैं बोल रहा हूँ इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं। चलो एक चीज बताओ, ये है स्फीयर। व्हाट, हाउ डू यू डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर? नहीं, रेडियस को डिफाइन कैसे करते हो, मैं वो पूछ रहा हूँ। रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सरकमफरेंस, मतलब पेरीफेरी बेसिकली। तो पेरीमीटर भी बोल सकते हो, सरकमफरेंस भी बोल सकते हो। सरकमफरेंस इन केस ऑफ सर्कल, पेरीमीटर भी बोल सकते हो। मतलब बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये कौन है? रेडियस। कौन है ये? रेडियस है कि नहीं? हाँ कि ना? पक्का। तो सेंटर से लेके सरकमफरेंस तक का डिस्टेंस क्या होता है? अब एक काम करो, तुम सरफेस को कहीं पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर दो। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, और उसको एक्सटेंड करते जाओ। वो पॉइंट, वो जो लाइन है नॉर्मल, तो जो सरफेस वो कहाँ जाएगा? सेंटर। तो यही तो वही किया ना तुमने, नॉर्मल को तुम एक्सटेंड करते गए, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे जाके वो मीट हो गया वो कौन बन गया? सेंटर। कौन बन गया वो? तो ये सेंटर है, और सी से जो ये डी डिस्टेंस है वो रेडियस है। वो क्या है? हाँ, रेडियस है। और सी से पी भी रेडियस है, क्योंकि आप बोल रहे हो सी से डी रेडियस है, तो सी से पी भी तो क्या होगा? हाँ, तो रेडियस ही है। सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि तुमने ना पूरा कर्वेचर दिखाया नहीं। अब करो इमेजिन, अब समझ में आएगा। ये पी पॉइंट, ये सी पॉइंट, और ये डी। सही है? पक्का श्योर 100%। तो अब लाइट वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम? रेयर टू, इट शुड बेंड टूवर्ड्स। ऐसा नहीं, ऐसा ना? यस। तो इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, और जहां पे जाके प्रिंसिपल एक्सिस को ये कट करेगा वो बन जाएगा इमेज। क्या बनेगा? इमेज। बराबर, राइट। ऑब्जेक्ट था प्रिंसिपल एक्सिस पे समवेयर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज P2 एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट I पॉइंट। तो P से I क्या है? इमेज डिस्टेंस है। बाय द वे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I, क्योंकि एंगल मेड बाय
incident ray with respect to normal is angle of incidence and this is angle of refraction r. सही है. इसके अलावा दो तीन एंगल बने, उनको भी नाम दे देते हैं. इसको बोल देते हैं अल्फा एंगल, इसको बोल देते हैं बीटा एंगल और इसको बोल देते हैं गामा. गामा या डेल्टा, वट एवर आई हैव यूज्ड, आई थिंक आई यूज डेल्टा. डेल्टा यूज किया ना, है ना डेल्टा. आई डोंट रिमेम्बर द नोटेशंस, देख लो एक बार. डेल्टा, गुड. तो डेल्टा डेल्टा उसको नाम दे देंगे. यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%, गुड. एंड बाय द वे बिफोर आई गो अहेड यू शुड ऑल्सो नो, अभी थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज करने का टाइम आ गया, मतलब वापस से डिफाइन करने का टाइम आ गया. फॉर मिरर मतलब रिफ्लेक्शन का केस. रिफ्लेक्शन के केस में जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है अगर उसी साइड पे इमेज बन जाए तो उसको क्या बोलते हो? रियल इमेज. और अगर दूसरे साइड पे बने तो यहाँ पे उल्टा डेफिनेशन है. यहाँ पे जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे बन जाए तो वर्चुअल इमेज होता है, और अदर साइड पे बने तो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था लेफ्ट में और इमेज बना राइट में, तो कौन सा इमेज है? ये रियल इमेज है. क्या है? ये रियल इमेज है. याद रखना यहाँ पे डेफिनेशन उल्टे है, तो यू नीड टू नो दैट दिस इज रियल इमेज. अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो उसको लिखना कैसे? डायग्राम तुम्हारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, चलो पूरा कर ही लेते हैं. तो ऐसा है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यू रिमेंबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम हमेशा डिनोट करते हैं यू से. यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कौन है? इमेज डिस्टेंस. तो वी डिनोटेड बाय वी. एंड यहाँ से यहाँ तक सर्कमफरेंस से सेंटर तक ये होता है रेडियस. क्या होता है ये? रेडियस. तो डायग्राम हो गया कंप्लीट. नाउ हाउ टू राइट डाउन इन एग्जाम? अगेन अ वेरी सिंपल थिंग. तुमको सिर्फ जो दिख रहा है उसको एक्सप्लेन करना है. सबसे पहले तुम्हारे पास एक कर्व सरफेस है APB विच इज सेपरेटिंग टू डिफरेंट मीडियाज. सो लेट APB या कंसिडर APB. So consider a curved surface APB. Consider a curved surface. Consider a curved surface APB separating two medias. मीडिया मतलब सोशल मीडिया नहीं, मीडिया मतलब मीडियम. सो सेपरेटिंग टू मीडिया 1 and 2 with refractive indices mu1 and mu2. करेक्ट, गुड. और यहाँ पे mu1 रेयर है तो लिख देता हूँ mu1 मतलब फर्स्ट मीडियम इज रेयर while the other is denser. और ये हमको काम में आएगा बाद में, इसके लिए इसको अभी से नोटिफाई कर देता हूँ. I'll just write it down so that you remember. याद है? क्लियर? पक्का पक्का. देन अब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, रेस तो ऑब्जेक्ट से आ रहा है, तो पहले तो बता दो कि वो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे. तो लेट O बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ U from the surface APB, right? So let O be a point object placed along principal axis. ठीक है, at distance. चलो डिस्टेंस बाद में मेंशन कर देंगे, कोई बात नहीं. प्रिंसिपल एक्सिस पे इतना बता दिया, बहुत हो गया. अब ये जो रे OP था, रे OP गोज अनडेविएटेड. क्यों अनडेविएटेड? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0. तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? वो लिखने की जरूरत नहीं है, उसे बताना है आपको कि वो डेविएट नहीं होगा. फिर कोई और रे इमेजिन कर लो. लेट अनदर रे OD इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I. सो रे OD is incident at an angle of incidence I and gets refracted क्योंकि उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है. दिस रिफ्रैक्टेड रे
meets the principal axis at point I inside the medium 2 where image is formed. So this refracted ray meets principal axis at point I where image is formed. ठीक है, इतना एक्सप्लेन कर दिया, बहुत हो गया. अब इसके बाद पूरा एक लिस्ट बना के छोड़ देना, वो अपने आप समझ जाएंगे कि तुम क्या बोल रहे हो. लेट ओ से पी तक कौन था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था. कौन था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा माइनस यू. क्यों माइनस यू? क्योंकि ऑब्जेक्ट इज टू द लेफ्ट. तो कन्वेंशन यूज कर लिए मैंने यहीं के यहीं पे. तो नेक्स्ट टाइम मैं वापस कन्वेंशन नहीं यूज करूंगा. उसके बाद P से I कौन है? इमेज डिस्टेंस है. कौन है? और इमेज कहाँ बना? राइट साइड में बना, तो वो क्या लोगे? प्लस V. और उसके बाद P से C कौन था? रेडियस ऑफ कर्वेचर था. कौन था? रेडियस ऑफ कर्वेचर था. और रेडियस ऑफ कर्वेचर इस केस में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर राइट साइड में है तो रेडियस भी राइट साइड में मेजर होगा. तो क्या होगा? प्लस R. गुड. तो यहां तक तुमने सारा एक्सप्लेन कर दिया. अब इसके अलावा 3 एक्स्ट्रा एंगल बने. एक बना अल्फा. किसने बनाया? ओडी ने. किसके साथ बनाया? ओपी के साथ. सो लेट अल्फा, बीटा एंड डेल्टा बी द एंगल्स फॉर्म बाय ओडी, आईडी एंड सीडी with respect to principal axis. So you can just write down here, let alpha, beta and delta be the angles formed by which ray? By ray OD ID, क्योंकि बीटा was angle made by the image. तो ID and CD with principal axis. गुड. ये हो गया अल्फा, बीटा, ये सारे एंगल हो गए तुम्हारे डिफाइन. क्लियर यहाँ तक? पक्का? गुड. अब हमको फॉर्मूला डिराइव करना है रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस का. वो कैसे डिराइव करते हैं? आई टोल्ड यू गोल्डन रूल ऑफ रिफ्रैक्शन. गोल्डन रूल इज जहां भी रिफ्रैक्शन हो वहां पे स्नेल्स लॉ सबसे पहले अप्लाई करो. तो यू शुड हैव अ थॉट ऑफ क्लैरिटी कि करना क्या है. रिफ्रैक्शन वर्ड सुना ना? रिफ्रैक्शन. स्नेल्स लॉ इज एप्लीकेबल. तो अप्लाई स्नेल्स लॉ. तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, and Snell's law is a very simple law. It tells you mu1 sine of angle in medium 1 equal to mu2 sine of angle in medium 2. So mu1 sine r equal to mu2 sine r. If point D is near to, मतलब close to point P, then all the angles formed are small. All the angles formed are small. मतलब अगर ये जो D पॉइंट है ये अगर P के पास में है तो बोलोगे ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जब तुमको एबरेशन बताया था मैंने, इफ यू रिमेंबर एबरेशन, आई टोल्ड यू कि ऐसे कुछ कंडीशंस है जो हम लिखते नहीं लेकिन अज्यूम करते हैं. उसमें कंडीशन था द रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर सपोज टू बी कन्फाइंड इन अ कोन ऑफ वेरी स्मॉल एंगल. मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट में से रे हर डायरेक्शन में जा तो रहा है तो वो एक कोन बनाएगा और वो कोन का एंगल क्या था? स्मॉल. अभी कोन का एंगल स्मॉल मतलब ये होता है कि जो डी पॉइंट है ये पी के पास में है. तो बोलोगे फिर दूर क्यों दिखाया? अभी दूर नहीं दिखाऊंगा तो एंगल कैसे बताऊंगा कि कौन सा एंगल क्या है? तो सिर्फ आपको एंगल्स अच्छे से दिखाने के लिए मैंने डी पॉइंट को दूर दिखाया. इन रियलिटी ये डी पॉइंट पास में होता है. अगर डी पॉइंट पास में है तो सारे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल बनेगा. करके देख लो ना. यू हैव टू ड्रॉ. इफ यू कैनॉट इमेजिन यू शुड ड्रॉ. लुक यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने. ये नॉर्मल आ गया. यू सी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को स्मॉल होना ही है बिकॉज दे आर कनेक्टेड. यू सी, डू यू सी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो I स्मॉल तो R स्मॉल. और अगर I और R स्मॉल तो अल्फा वैसे भी स्मॉल क्योंकि रे तो ऐसा जा रहा है ना.
तो अल्फा भी स्मॉल, बीटा भी स्मॉल, डेल्टा भी स्मॉल. तो इफ point D is close to point P, then all the angles formed are small. अल्फा, बीटा, डेल्टा, आई और आर सब स्मॉल. और अगर ऐसा है तो यू शुड नो फॉर स्मॉल एंगल थीटा यू मस्ट रिमेंबर, मैंने बताया था कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा. हाँ, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू थीटा. अगर एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा, टेन थीटा सबकी वैल्यू थीटा, सेम थीटा. गुड. तो देयरफॉर अगर आई स्मॉल है तो साइन आई की वैल्यू क्या होगी? आई. और साइन आर की वैल्यू क्या आएगी? आर. अब ये सारा हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो व्हाट वी कैन डू इज, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ. तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 you can write down mu1 I equals to mu2 R, इक्वेशन नंबर 3. पक्का? गुड. इसके बाद अगर आपका स्कूल लेवल का ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग है तो तुम जब डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे तभी समझ में आ जाना चाहिए था. ये जो आई एंगल है ना, आई, ये ओ सी डी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है. एंड यू शुड नो दिस अ थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल इज अ सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स. अब रिमोट मतलब दूर वाले. बोलोगे दूर वाले का क्या संबंध आया? अरे बाबा, ये भी तो एंगल है कि नहीं? ये दूर वाला है क्या? नहीं. दूर वाले कौन है? अल्फा एंड डेल्टा. तो आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस डेल्टा. तो फ्रॉम, और उस थ्योरम का नाम याद है क्या आपको? फ्रॉम ट्राइंगल ओसीडी. मैं काम करता हूँ, इसको ओसीडी नहीं बोलता हूँ, इसको मैं सीओडी बोलता हूँ. सीओडी होता ना, कैश ऑन डिलीवरी. नहीं, दिस इज समथिंग यू विल हैव टू डू टू रिमेंबर. इसके बाद सीआईडी आएगा. अरे आएगा, सीआईडी आएगा, सीआईडी आएगा. हम पहले सीओडी देख लेते हैं, उसके बाद सीआईडी ट्राइंगल का भी नंबर आएगा. लास्ट ईयर पढ़ाया था, लास्ट ईयर पढ़ा था, उसके बाद मैंने देखा ही नहीं है. यहाँ पे क्लास में आने का देखता हूँ, अच्छा ये देख पढ़ाना है तो ठीक है. यू रिमेंबर थिंग्स इफ एंड ओनली इफ यू अंडरस्टैंड थिंग्स. तुमको नहीं समझा तो तुमको याद नहीं रहेगा. तो अभी देखो क्या होता है, ये सीक्वेंस अपने आप बन जाएगा आपका प्रोवाइडेड. ये ऐसा कुछ फनी चीज़ें याद रखनी पड़ती है. प्रिज्म फार्मूला के लिए भी मैंने ऐसा बना के रखा है. ये स्टेप फॉलो करो, फॉर्मूला आ जाएगा आपका. तो अभी 2 ट्राइंगल है, एक है कैश ऑन डिस्काउंट, कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी. ओके गुड. तो कैश ऑन डिलीवरी ट्राइंगल है ना, सीओडी. इसमें क्या करेंगे, कौन सा थ्योरम लगाएंगे? हाँ, एक्सटीरियर यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कि रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम? दोनों सेम है. तो यूजिंग रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जो भी है, दोनों सेम है, एक ही बात है. गुड. तो इस केस में एक्सटीरियर एंगल है आई, रिमोट इंटीरियर है अल्फा और डेल्टा. कंफ्यूज मत कर लेना खुद को, डेल्टा बीटा नहीं. सीओडी ट्राइंगल देख रहे हो तुम, राइट? तो यह आ गया आपका आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस डेल्टा, इक्वेशन नंबर 4. सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल सीआईडी, ये जो सीआईडी ट्राइंगल है, सीआईडी, इसमें डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है, आर और बीटा इंटीरियर एंगल है, रिमोट इंटीरियर. तो वो इज एक्सटीरियर? डेल्टा. तो डेल्टा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा, है ना? पक्का? हाँ. तो व्हाट इज आर? डेल्टा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 5. अभी इक्वेशन नंबर 4 और 5 इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करना. तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, 4 and 5, mu1 I, लेकिन I कौन था? अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू mu2 R क्या है? डेल्टा माइनस बीटा. तो mu1 अल्फा प्लस mu1 डेल्टा
इक्वल्स टू म्यू टू डेल्टा माइनस म्यू टू बीटा। सही है। अभी इसके बाद एक ही चीज होती है, दोनों साइड पे तुमको एक एक टर्म में एक एक चीज कॉमन दिख रही होगी। कौन? डेल्टा। उसको एक साइड पे करो, करो एक साइड पर, बाकी को एक साइड पे लाओ। तो म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा इक्वल्स टू म्यू टू डेल्टा माइनस म्यू वन डेल्टा। तो म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन डेल्टा। इक्वेशन नंबर 6। गुड। और अगर तुमको थोड़ा सा बेसिक्स स्कूल का नहीं तो चैप्टर नंबर 1 का याद है तो you know we have seen there are 7 fundamental quantities in SI system unit and 2 supplementary। पहला सप्लीमेंट्री था प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का डेफिनेशन याद है? आर्क लेंथ इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल। आर्क लेंथ इक्वल्स टू, तो एंगल हमेशा आर्क ही बनाता है। कौन बनाता है? कौन बनाता है? कौन बनाता है? थोड़ा जोर से बोलो, कौन बनाता है? हाँ, अभी लगता है खाना खाया तुमने। नहीं तो थोड़ा सा एनर्जी अपने बॉडी से उधार ले लो, खाने क्लास के बाद खा के वापस कर देना। अभी ध्यान दो, ये अल्फा एंगल यहां ध्यान दो। अल्फा एंगल कौन सी आर्क ने बनाया? पीडी। बीटा एंगल भी कौन से आर्क ने बनाया? पीडी। और डेल्टा भी किसने बनाया? पीडी। तो तीनों एंगल के लिए आर्क कॉमन है। क्या है? कॉमन है। और वो फॉर्मूला याद रखना, आर्क लेंथ इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल। आर्क लेंथ इक्वल्स टू रेडियस इनटू, हाँ, तो एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। भूलना नहीं अब इसको। हाँ, सो वी नो दैट विकेट नहीं है ये, वी नो दैट, वी नो दैट। क्या पता है तुमको? तुमको पता है, क्या पता है? आर्क लेंथ इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल। तो तुमको पता है, पता है क्या पता है? एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। देयरफॉर अच्छे से देख लेना, आप 3 एंगल है, अल्फा बीटा और डेल्टा। अच्छे से देख लेना। और तुमने बोला कि अल्फा बीटा डेल्टा तीनों के तीनों एंगल सेम आर्क ने बनाए, बोला कि नहीं ऐसा? कौन सा सेम आर्क? पीडी और पीडी। सिर्फ डिफरेंस आएगा रेडियस में। जब तुम अल्फा की बात कर रहे हो तो रेडियस कौन है? ओपी। कौन है? ओपी है। सही है। और जब तुम बीटा की बात कर रहे हो, बीटा पी आई, राइट, पी आई, तो याद आएगा पी आई। और जब तुम डेल्टा की बात कर रहे हो तो पी सी। वेरी गुड, पी सी। यहां तक क्लियर? पक्का पक्का, श्योर। अब दिस इज इक्वल्स टू पीडी, लेकिन ओपी पता है कौन था? माइनस यू। कहां गया? देखो इधर। और पी आई पता है कौन था? पी आई कौन था? प्लस वी। और पीसी कौन था? प्लस आर। इन सबको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 7 जाएगा इक्वेशन नंबर 6 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 एंड 7, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 and 7, mu 1 alpha is PD upon minus u, plus mu 2 beta is PD upon plus v, equals to mu 2 minus mu 1 delta is PD upon r। PD और PD कैंसल। यहां से PD कॉमन निकाल लोगे लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड का PD और लेफ्ट हैंड साइड का PD कैंसल। क्या हो जाएगा? कैंसल। अरे होगा ना कैंसल। तो PD कॉमन निकल गया। म्यू 2 बाई वी पहले लिख लिया क्योंकि वो पॉजिटिव टर्म है, माइनस म्यू 1 बाई यू लिख लिया क्योंकि वो नेगेटिव टर्म है, इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर इंटू क्या लिख लिया? PD और PD क्या हो गया? कैंसिल हो गया कैंसिल। यस, तो बन गया तुम्हारा फॉर्मूला, म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। गुड। अब ये जो फॉर्मूला है ये तुमको अगले टॉपिक के लिए, लेंस मेकर इक्वेशन के लिए पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। याद कैसे रखते हैं, सबका ध्यान अभी यहाँ पे।
ये टॉपिक में तुम्हारा ध्यान नहीं था तो विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, लेकिन अभी नहीं था तो आई कैन नॉट गो बैक इन टाइम, बट यू कैन गो बैक इन टाइम बाय वॉचिंग दिस वीडियो अगेन. बट अगला टॉपिक अगर ये उनको याद है तो समझेगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा. तो उसको याद कैसे रखना है, ठीक है, मैं पहले तो हटा देता हूँ याद कैसे रखना है. वो जो फॉर्मूला है इफ़ यू सी उसमें टोटल 4 पैरामीटर थे, म्यू1 म्यू2 वी यू एंड आर, 5 थे. म्यू1 म्यू2 वी यू एंड आर, सही है. म्यू2 is the refractive index of the medium where image is formed. If you look at the diagram carefully, mu2 is the refractive index of the medium where image is formed. Mu1 is the refractive index of the medium where object is kept. V is image distance, U is object distance and R is radius of curvature. तो याद कैसे रखते हैं? refractive index of medium where image is formed मतलब कौन? म्यू2 अपॉन इमेज डिस्टेंस मतलब कौन? v. तो म्यू2 बाई वी माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट मतलब कौन? म्यू1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर. पक्का याद रहेगा. तो म्यू2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेयर इमेज इज फॉर्म अपॉन इमेज डिस्टेंस, तो म्यू2 बाई वी माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट मतलब म्यू1 बाय यू इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर. तो म्यू2 बाय वी माइनस म्यू1 बाय यू इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय. पक्का. अब ये अगर याद रहेगा तो तुमको लेंस मेकर इक्वेशन का डेरिवेशन समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा. तो अभी नेक्स्ट लेक्चर से पहले यू हैव टू कम आफ्टर यू हैव डन दिस रिवीजन. So that's it for today.